जब तक आपके नाम मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं सर्टिफिकेट बनाने की किसके दूँगा, है ना। तो चलो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी हुई, मिसकम्युनिकेशन हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा, पर हम उसको फिर भी कर लेंगे। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर सविता जेंडेक, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। मशरूम प्रोडक्शन में ये पिछले लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डिज़ाइन किस तरह से, डिज़ाइन क्या है, मतलब जिस तरह से आपको अपने वो खेत में किस तरह या अपने उसमें कमरे में किस तरह से मशरूम को ग्रो करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले ये अपनी बातचीत कर लें, फिर उसके बाद टी ब्रेक के टाइम हम रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, इससे पहले कि आप फार्म यूनिट पे जाएं। अदरवाइज अगर रजिस्ट्रेशन आज मैं नहीं कर पाया, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी और फिर प्रिंटिंग नहीं होगी, तो फिर आपको परसों सर्टिफिकेट देना मुश्किल लगेगा, क्योंकि कल मुझे वो साइन के लिए भी भेजने होंगे। चलो जितना भी डॉक्टर साहब आप प्लीज, आप जितना भी करते हैं, है ना, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जितना भी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के आप फार्म पे जाए। वो डॉक्टर धर्मेश गुप्ता आपको यूनिट में एक्चुअली प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सुबह का कैसा दर्शक लेक्चर के बाद बात करते हैं। तो आज का जो आपका लेक्चर है ये है मशरूम फार्म डिजाइन। मैं आपको यहाँ पर फार्म डिजाइन का बता दूंगी, पर लेक्चर के बाद आप जाओगे सीधे मशरूम यूनिट, वहाँ ज़्यादा पता चलेगा मशरूम फार्म डिजाइन का क्या है। तो सबसे पहले कि मशरूम क्या है ये शायद आप सभी को पता है, पता होगा कि सभी ने मशरूम खाए होंगे, पर मशरूम की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। और जो बटन मशरूम मार्केट में आता है सबसे ज़्यादा कॉमन वही है हमारे पास। अदरवाइज बहुत सारी वेराइटी है। ढींगरी सुना है किसी ने, या लगा? ढींगरी है, शिटाके मशरूम है। वो अभी जब डॉक्टर धर्मेश आपको फार्म यूनिट पे ले जाएंगे तो सारा कुछ दिखाएगा। अब बात करते हैं कि मशरूम फार्म कैसे होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। तो एक तो म्यूनिसिपल लिमिट्स वगैरह जहाँ पर बहुत भीड़ भड़ाका हो, जहाँ ना, उस जगह पे फार्म अवॉइड करना चाहिए कि वहाँ ना हो। दूसरा, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ मोटरेबल हो, मतलब गाड़ी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, चाहे वो कच्चा रोड बनाओ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। जो तूड़ी वगैरह लानी होती है अगर आपने ढुलाई देनी हो, वहाँ पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी ने कमर्शियल स्केल पे करना है, वैसे जब स्टार्टिंग करते हैं तब तो सब अपने घर में एक कमरा है, स्टोर है, वहीं से लगाना शुरू करते हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर कमर्शियली आपने बड़ा यूनिट बनाना है, वहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब अगर आप खाद बनाना चाहते हो, खाद बनती है वीट स्टॉक, तूड़ी पे, पराली पे, जो भी चीज़ है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से वो मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फार्म यहाँ खोला है तो बहुत दूर से, आपको राजस्थान से, आपको पंजाब से सामान मंगाना पड़े। तो वहाँ ऐसी जगह पे अप्रोचेबल हो कि जहाँ आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाए, लेबर आसानी से मिल जाए। लेबर भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर बड़ा फार्म खोलते हैं तो लेबर भी ज़रूरी है, छोटा फार्म खोलते हैं तो घर के लोग पूरा मैनेज कर सकते हैं मशरूम के लिए। बिजली पावर सप्लाई होनी चाहिए। बाकी नियर टू मार्केट, मतलब जब मशरूम होते हैं तो फिर वो बेचने की भी प्रॉब्लम आती है, तो मार्केट की भी अवेलेबिलिटी थोड़ी नियर बाय होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देख के आप अगर अपना फार्म बनाना चाहते हो तो ये चीज़ें देख के फिर सिलेक्ट करो। अब है मशरूम यूनिट, अगर आपने बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहले होती है स्पॉन यूनिट। स्पॉन यूनिट वो जगह है जहाँ पर मशरूम का बीज बनाया जाता है, उस जगह को हम स्पॉन यूनिट कहते हैं। फिर उसके बाद आती है कंपोस्टिंग यूनिट। कंपोस्टिंग यूनिट है जो मशरूम की खाद है, जिसमें आप बीज डालते हो। नॉर्मली हमारी सब्जियां होती है कि हम खेतों में बीज डालेंगे, इसमें हम खाद में डालते हैं, एक स्पेशल खाद बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट यूनिट होती है। फिर उसके बाद आती है आपकी क्रॉपिंग यूनिट। क्रॉपिंग यूनिट जहां आप फसल लगाओगे, जिन कमरों में आप मशरूम की फसल लगाते हैं। उसके बाद एक पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट होती है कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा फसल होगी है, वो आपकी बिक नहीं रही है, तो आप उसकी प्रोसेसिंग करोगे, आप उसका अचार बना रहे हो, उसकी प्रिजर्वेशन कर रहे हो, तो ये ऑप्शनल है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग यूनिट। कोई बनाता भी है, कोई नहीं बनाता है कि सेल ही करते हैं। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कोई भी आप मशरूम यूनिट बनाते हैं। अब अगर स्पॉन यूनिट आप बनाते हैं तो उसमें क्या है, मतलब जहाँ बीज बनाते हैं, तो जहाँ बीज बनाते हैं उस जगह में एक तो ऑटोक्लेविंग यूनिट चाहिए। ऑटोक्लेविंग यूनिट मतलब जहाँ पर आप बीज बना रहे हो, जैसे गेहूं के दाने पे इसका बीज ज़्यादातर बनाया जाता है। एक्चुअली ये लेक्चर्स अभी आपके जो बीज कैसे बनाते हैं वो बाद में होगा।
तो उस गेहूं के दाने को आपने स्टरलाइज करना है, मतलब भाप द्वारा ट्रीट करना है। जैसे प्रेशर कुकर है ना हमारा, प्रेशर कुकर में हम चावल पकाते हैं, तो वो वैसे ही गेहूं के दाने को हमने प्रेशर कुकर में डालना है। वो प्रेशर कुकर थोड़ा साइज में बड़ा होता है, उसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं। तो वो यूनिट एक अलग होता है कि एक जगह हमने गेहूं के दाने उबाले और उस ऑटोक्लेव में डालने। उस ऑटोक्लेव में कम से कम हम 2 घंटे तक ऑटोक्लेविंग करते हैं कि जो भी कीटाणु उसमें होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको स्टरलाइजेशन यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक ये कमरा होगा जहाँ ऑटोक्लेविंग होगी, दूसरा इनोकुलेशन रूम। इनोकुलेशन रूम कौन सा होता है? उसमें इनोकुलेशन रूम वो होगा, आपने ऑटोक्लेविंग कर दी गेहूं के दाने की, अब उन गेहूं के दाने में आपने मशरूम का कल्चर डालना है। सपोज आपने इस बॉटल में गेहूं के दाने डाले हैं, अब हमने इसको ऑटोक्लेव में भर दिया। ये ऑटोक्लेव है, 2 घंटे तक इसको हमने सीटियां जैसे प्रेशर कुकर में आती है वैसे ही सेम स्टरलाइजेशन होती है। 2 घंटे के बाद हमने इसको निकाल दिया, बॉटल गर्म है, इसको हमने ठंडा होने दिया। अब इस बॉटल में हमने खोलना है, हम इसको पैकेट्स में बनाते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन पैकेट्स या ग्लूकोज की ग्लास बॉटल्स होती है, उसको हमने प्लग किया होता है कॉटन से। उसको हम खोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैमिनर एयर फ्लो, उसमें हम खोलते हैं और उसमें थोड़ा सा मशरूम का कल्चर डाल देते हैं। उस जगह को जहाँ हम ये काम करते हैं उसे कहते हैं इनोकुलेशन रूम। मतलब हमने गेहूं के दाने में मशरूम का कल्चर इनोकुलेट कर दिया है, डाल दिया है। वो एक अलग कमरा होगा इनोकुलेशन रूम। अब हमने इसमें डाल दिया है मशरूम का कल्चर, अब हमें इस बॉटल को रखना है एक ऑप्टिमम तापमान पर, जहाँ वो जो कल्चर है मशरूम का वो फैले और पूरे गेहूं के दाने में मिक्स हो जाए। तो उस रूम को कहेंगे हम इंक्यूबेशन रूम। इंक्यूबेशन रूम मतलब उस जगह पे हमने उसको इंक्यूबेट कर दिया है और उस कमरे का तापमान हम कम से कम 25 डिग्री तक रखते हैं। तो ये हो गया इंक्यूबेशन रूम। यहाँ पर अब इस बॉटल में हमने जो मशरूम का कल्चर डाला था वो पूरे गेहूं के दाने में फैल जाएगा और बॉटल पूरी सफ़ेद हो जाएगी। अब पूरी बॉटल जब सफ़ेद हो गई है तो अब क्या करना है, हमने ये बॉटल यहाँ से निकाल लेनी है। अगर हम ज़्यादा रखेंगे इस तापमान पे तो क्या होगा, स्पोरुलेशन होती जाएगी और ये मैच्योर होगा कल्चर और पीला पड़ जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद जब पूरा ग्रो हो जाता है, फसल भी है अगर मैच्योरिटी पे आ जाती है तो हम उसे तोड़ देते हैं, नहीं तोड़ेंगे तो क्या है, फिर वहीं झुलस जाएगी, झड़ जाएगी। तो वैसे ही बीज को अब हमने निकालना है, इंक्यूबेशन रूम में वो तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे हमें फ्रिज में रखना पड़ता है। जैसे सब्जी लेते हैं तो फ्रिज में रख लेते हैं कि ख़राब ना हो जाए 1-2 दिन के लिए, तो उस कोल्ड रूम में हम रख देते हैं। वहाँ हमने एसी लगाया होता है कि अब हमने वो बीज उस कमरे में रख दिया है, वहाँ से जिसको भी खरीदना है उस कमरे से वो खरीद सकता है। तो ये है स्पॉन यूनिट के कमरे कि अगर आप बीज बना रहे हैं, ऑटोक्लेविंग यूनिट, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन और कोल्ड रूम, ये चीज़ें आपने वहाँ बनानी है। अब आप यहाँ से देखते हैं तो ये डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ, नीचे जाके आप क्लियरली सारे कमरे देख लोगे कि कैसा है। हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम मतलब जहाँ हमने हर चीज़ स्टोर की है, गेहूं के दाने हैं, व्हीट स्ट्रॉ है, हम यहाँ स्टोर करते हैं। यहाँ से एंट्रेंस पाथ है, हम एंटर करते हैं, यहाँ से अंदर आएंगे हैं। और यहाँ चेंज रूम है। चेंज रूम मतलब जो हमने कपड़े पहने हैं उसके ऊपर एप्रन वगैरह डालेंगे, हम चेंज करके इस रूम में जाते हैं। यहाँ पर हम बॉइलिंग मिक्सिंग कर रहे हैं, जो हमने ऑटोक्लेविंग रखा था, गेहूं के दाने को हमने यहाँ उबाला और उसकी स्टरलाइजेशन की। इसके बाद ये यहाँ आ जाता है इनोकुलेशन रूम, जहाँ हम इसमें मशरूम का कल्चर डालते हैं। मतलब कल्चर हमने इनोकुलेट कर दिया। इनोकुलेशन रूम के बाद हम सीधा जाते हैं इंक्यूबेशन रूम में। इंक्यूबेशन है जहाँ हमने ये बॉटल्स में मशरूम का कल्चर इनोकुलेट किया था, फिर हमने इंक्यूबेट कर दिया। ये हमारे 2 इंक्यूबेशन रूम है। जब कल्चर तैयार हो जाता है तो हम उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। छोटा है तो हम फ्रिज में भी रख सकते हैं कि नहीं है जहाँ यहाँ फ्रिज में रखना है। अब यहाँ से हम सेल ऑफिस कोल्ड रूम से सारा सप्लाई होता है आगे को, जो हमने बेचना है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है स्पॉन यूनिट का, जहाँ बीज बनता है। ये सिर्फ स्पॉन यूनिट का है। अब सीजनल कल्टीवेशन अगर हम करते हैं, सीजनल कल्टीवेशन मतलब सीजन के हिसाब से हमारी कल्टीवेशन होती है। जैसे आजकल का सीजन है तो हम बटन मशरूम लगाएंगे क्योंकि तापमान आजकल उसके लिए फेवरेबल है। जैसे ही गर्मियाँ आती है तो हम कोई और मशरूम जो जैसे ऑरिकुलेरिया है वो वाला लगा लेंगे जो ज़्यादा तापमान पे चलता है।
तो हम वो ऑलरेडी जो हमारे पास कमरे हैं उसमें लगा सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा AC वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं करती। तो ये सीजनल में है कि जो हम खाद बनाते हैं, लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ये हरियाणा का है कि हरियाणा में लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मशरूम प्रोडक्शन जो इंडिया में होती है वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ का है कि खुले में ही खाद बनाते हैं, बिल्कुल खुले खेत है, वहाँ पर तूड़ी वगैरह पराल सारा आप फोटो में देख सकते हैं, वहाँ की हमने फोटोज ली है और खाद बना रहे हैं। कोई उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, बस ये तूड़ी वगैरह में पलटाइयाँ देते रहते हैं बार बार से। वो आपको अभी लेक्चर्स बताएंगे कि खाद कैसे बनाते हैं। तो कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या कमरा वो यूज़ नहीं करते, ओपन कंडीशंस में वो खाद बनाते हैं। खाद बनाने के लिए पाइल बनाने की ज़रूरत होती है। पाइल मतलब जैसे आप तूड़ी भिगो देते हो, तूड़ी को आपने एक ढेर में बनाना है, इस तरह का ढेर जो ऊपर नजर आ रहा है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बोर्ड ले लेते हैं, लकड़ी के या लोहे के बोर्ड ले लेंगे, जैसे 2 बोर्ड ये ले लिए, ऐसे करके बोर्ड्स को रखेंगे, इसके बीच में तूड़ी डाल देंगे, थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे, बोर्ड हटा देते हैं और ये पाइल उस तरह से बन जाता है। 1-2 दिन ये पाइल ऐसे ही रहेगा, फिर इस पाइल को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जो बाहर के हिस्से की तूड़ी है वो अंदर डालते हैं, अंदर वाली बाहर। ऐसा प्रोसेस 1 महीने तक करते हैं तो पूरी तूड़ी सड़ जाती है और खाद तैयार हो जाती है। अब सीजनल कल्टीवेशन के लिए जो कमरे बनाते हैं वो इस तरह के बनाते हैं, पराल है, सरकंडा घास है, कुछ भी है, उसके कच्चे हट्स बनाते हैं और इसमें अंदर बांस की शेल्फ्स लगा लेते हैं, नहीं तो वो नीचे फर्श पे भी कल्टीवेशन कर लेते हैं। ये देखो अंदर ही वो शेल्फ्स लगाई है, बांस का ही है ये सब। ये हरियाणा का है कि यहाँ पर ये इस तरह से करते हैं। अब इसके ऊपर इन्होंने जो बैम्बू का वो लगाए हैं, शेल्फ लगाई है, इसके ऊपर इन्होंने पॉलीथीन शीट लगा दी और इसके ऊपर सीधी खाद डाल देंगे और मशरूम लगा देंगे। ये देखो पॉलीथीन के ऊपर सीधा खाद डाली है और मशरूम आने। तो ये मतलब सीजनल कल्टीवेशन के लिए जहाँ AC यूसी कुछ यूज नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशंस में मशरूम होते हैं। सिर्फ इन्होंने ये पराली और पॉलीथीन शीट और बैम्बू जो है बांस ये यूज किया है, बाकी और कुछ नहीं यूज किया। अगर हम यहाँ की कंडीशन में ऐसा हट बनाते हैं इस तरह का बैम्बू वगैरह लेके, तो ये कम से कम 400 बैग की कैपेसिटी, 400-500 बैग की कैपेसिटी का हट 35-40 हज़ार में बन जाता है। अब 35-40 हज़ार में आसानी से ही बन जाता है हट, और आप इसमें कम से कम 400 से 500 बैग मशरूम के लगा सकते हो। तो वो ये हट कुछ इस तरह से बनता है। आप लोग आए कहाँ से हो सारे? हमीरपुर से आए हो? हमीरपुर में हमने ये हट बनाया है, नेरी में, ठीक है। तो हमने कच्चा हट बनाया है, मतलब अभी तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हमीरपुर में ही पोस्टेड थी पहले। 2017 तक वो हट था, अब शायद तोड़ के नया ना बना दिया हो। तो वहाँ पर हमने ये बैम्बू का हट बनाया है और कम से कम 500 बैग हम उसमें लगाते थे। तो ये कच्चा जो हाउस है उसकी फोटोग्राफ है, इस तरह से उसमें एक दरवाज़ा रखा जाता है, अंदर शेल्फ्स बैम्बू की बनाते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो एक एग्जॉस्ट फैन रख देते हैं हम आगे और एक एग्जॉस्ट फैन रखते हैं पीछे नीचे की तरफ, 2 पंखे उसमें लगा देते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल यूनिट। मतलब अगर आपने पूरी कंट्रोल्ड कंडीशन, जो बिजली AC से कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड कंडीशन में आपने मशरूम लगानी है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक प्री वेटिंग एरिया होगा, कंपोस्टिंग यार्ड, बंकर, केसिंग सॉइल चैम्बर और स्पॉनिंग एरिया। मतलब बीज वाली यूनिट को छोड़ के अब आपने बड़ा कमर्शियल फार्म बनाना है, तो वहाँ पर अगर आपने बनाना है तो उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा, उसमें एक प्री वेटिंग एरिया होगा। ये लेआउट मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अभी जब आप जाओगे मशरूम यूनिट, तो हमारी यूनिट बिल्कुल इसी तरह से बनी है कि हम खाद यहाँ बनाते हैं, यहाँ से हम पास्चुराइज करते हैं, फिर बैग्स आगे ले जाते हैं, ये हमारे स्पॉनिंग एरिया है, ये कमरे हैं। तो जो हमारा यूनिट है वो बिल्कुल इसी तरह से बना है। यहाँ आप नहीं समझ पाओगे, जब देखोगे कमरे तो आपको समझ आ जाएगा।
बनाने के लिए हम तूड़ी को पहले कम से कम 2 दिन भिगोते हैं। जब वो भिगोते हैं तो उसके लिए कोई खाली एरिया चाहिए होता है, खुले में भिगोते हैं। तो ये प्री वेटिंग एरिया है जहाँ पर हम तूड़ी भिगोते हैं। तो वो एरिया एक चाहिए होता है। वो ऐसा होता है कि चारों तरफ से खाली है, कहीं दीवार नहीं लगी, पर ऊपर से वो छत होनी चाहिए कि हम भिगो रहे हैं तूड़ी को, ऊपर से बारिश आ जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जो खाद बनाने वाली जगह है, प्री वेटिंग एरिया है या पाइलिंग एरिया है, वो इस तरह से होना चाहिए कि सिर्फ उसमें ऊपर छत होनी चाहिए और नीचे से जो फ्लोर है वो सीमेंटेड होना चाहिए। तो वहाँ पर आप तूड़ी भिगो लो, वहाँ पर आप खाद बनाने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, छत होती है और साइड की दीवारें खुली होती है और नीचे फर्श जो है वो पक्का होता है। अब जब हम भिगो देते हैं तूड़ी, उसके बाद भिगोने के बाद जो हमने पाइल्स बनाए थे, जैसे मैंने भी बताया था ना कि बोर्ड से हम पाइल बनाते हैं, तो ये प्रोसेस कम से कम 15 दिन तक चलता है। उस चैम्बर में, इस चैम्बर में 10-15 दिन तक हम ढेरी बनाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो ढेरी तोड़ देते हैं, 2-4 घंटे तोड़ के साइड में डालते हैं, फिर दोबारा से वो ढेरी बनाते हैं कि हमारी जो ये तूड़ी है ये सड़ जाए और इसकी खाद बन जाए। जब 15 दिन तक या 18 दिन तक ये सड़ने शुरू हो जाती है, उसके बाद हम इसे ले जाते हैं एक बंकर में या टनल में, जिसको हम कहते हैं इंडोर फेज। अभी भी आउटडोर फेज थी। आउटडोर फेज मतलब बाहर हो रहा था सारा काम, सिर्फ छत थी उसमें, बाकी सारा कुछ बाहर हो रहा है। अब बाहर से हम तूड़ी हमारी सड़ गई है, अब इसे हम अंदर ले आते हैं, एक बंकर बोलते हैं इसको या टनल बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये तूड़ी पास्चुराइज होगी। पास्चुराइज का मतलब ये स्टीम द्वारा उपचारित होगी। अब इसमें हम स्टीम देते हैं, ये हमारे चैनल्स बने हैं बॉयलर के थ्रू। नीचे से भी इसमें जो नीचे इसका फर्श है उससे भी छेद है ऊपर के दिए हुए कि भाप वहाँ से भी आती है, ऊपर से भी आती है। ये पूरी तूड़ी जो है खाद है, भाप द्वारा उपचारित होगी कि इसमें कोई भी कीटाणु है वो खत्म हो जाए। अदरवाइज क्या है, जो ये हरियाणा वाला मैंने दिखाया था, वो ये वाला फेज करते नहीं है, वो सिर्फ बाहर ही करते हैं। वो 18 दिन के बजाय 30 दिन तक ये कार्य करेंगे। 30 दिन में पूरी सड़ जाएगी खाद, पर वो अंदर नहीं लाते और सीधे उसमें मशरूम उगा देते हैं। और ये है इंडोर फेज। अब हम इसको ज़्यादा प्रिकॉशन लेके कि भी इसमें बीमारी ना आए हमारे मशरूम में, इसको भाप द्वारा उपचारित करते हैं। तो एक ये इंडोर फेज भी होती है, ठीक है। ये अब हमने सेकंड इंडोर फेज में लिया है। अब इसका फर्श देखो इस तरह से है, यहाँ पे सब में छेद है कि जब भी हम बॉयलर ऑन करेंगे, बॉयलर हमने दूसरे रूम में रखा होता है, वहाँ से सारी भाप ऊपर की तरफ आ सके। एक्चुअली ये लेक्चर गलत रखा है, ये लेक्चर होना चाहिए था जब हम वहाँ होते तो वहाँ समझ सकते थे। ऐसे आपको भी बोरिंग लग रहा होगा सुनने में, पर जब आप नीचे जाओगे तब थोड़ा थोड़ा रिकॉल करोगे कि हाँ ये था, तब आपको दिखेगा। हाँ जी, वो क्यों नहीं करते हैं, उसको सैनिटाइज क्यों नहीं करते हैं? किसको? इंडोर क्यों नहीं लेके जाते हैं हरियाणा वाले? खाद बनाने के 2 तरीके हैं, एक इंडोर मेथड है, लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। जो लॉन्ग मेथड है उसमें खाद बनाने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, और जो शॉर्ट मेथड है इसमें 20-22 दिन लगते हैं। तो जो शॉर्ट मेथड है इसकी 2 फेजेज होती है, एक इंडोर और एक आउटडोर। ये इंडोर फेज है, वो सिर्फ लॉन्ग मेथड में जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग मेथड में इसमें खर्चा आता है ना, पास्चुराइजेशन यूनिट है, बॉयलर खरीदने हैं, तो वो ये मेथड ओवर रूल करके सिर्फ अपना आउटडोर मेथड करते हैं। वो महंगा नहीं है, पर उसमें थोड़े चांसेस रहते हैं कि अगर कभी बीमारी आ जाए तो क्रॉप खराब हो सकती है, क्योंकि हमने वो भाप द्वारा उपचारित नहीं की है। पर उसका भी वो क्या करते हैं, 1 महीने के बाद जब खाद बन जाती है उसके ऊपर वो फॉर्मेलिन डाल देते हैं खाद में, और उसको पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं कि फॉर्मेलिन की फ्यूम से सारे कीड़े मर जाते हैं। 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगा के वो पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिन की जो फ्यूम्स आते हैं उससे सारे कीड़े मर जाते हैं। तो वो ज़्यादा मेथड वही करते हैं कि उसमें खर्चा नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये तो कमर्शियली अगर किसी के पास पूरा यूनिट बनाना है, पैसा मतलब 60-80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप ये करोगे ना। अगर आपने नहीं शॉर्ट में ही लगाना है, आप रेडीमेड खाद लोगे, या फिर जैसे हरियाणा वाले लॉन्ग मेथड से बनाओगे खाद, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, बाहर आपने पलटाइयाँ ही करनी है खाद की, तो वो लॉन्ग मेथड वाला है, उसमें कोई आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अभी पास्चुराइजेशन रूम है,
ये कमरा बनाने में ही कितना खर्चा आएगा, क्योंकि आपने इसमें सारे में पाइप्स भी देनी है बॉयलर से। ये देखो ये सारे डक्ट्स हैं, इससे स्टीम जाएगी और पूरी खाद में आएगी। ये सारा बिल्डअप जो है ये पास्चराइजेशन रूम का है, जहाँ खाद को हम स्टरलाइज करते हैं। ये डक्ट्स हैं सारे। फ्रेश एयर भी ज़रूरत होती है कि फ्रेश एयर आए, तो इसके लिए साइड से हमने ये डक्ट्स लगाए होते हैं। ये 20 से 25 टन कंपोस्ट अगर बनानी हो तो बंकर का साइज़ कितना होता है, ये अगर प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, बैंक से लोन सेंक्शन करना होता है, तो ये पूरी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या क्या चाहिए होता है। हाँ, जब हम खाद बाहर से आउटडोर उससे इंडोर में लाते हैं तो साथ साथ ही अगर रूम्स हो तो हम ये छोटा ट्रैक्टर टाइप है, इससे हम खाद उठाते हैं और इंडोर फेज में डाल देते हैं। बट हमारा जो ये डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम चंबा घाट में जो है वहाँ पर ये सिस्टम यूज़ करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो आउटडोर और पास्चराइजेशन चैम्बर है वो थोड़ा ऊपर और नीचे है। हम ट्रेज में डालते हैं खाद को और ट्रेज द्वारा नीचे डालते हैं और सीधे पास्चराइजेशन चैम्बर में ले जाते हैं। अगर किसी के दोनों ही आउटडोर और पास्चराइजेशन चैम्बर साथ साथ है तो आप इसके थ्रू इजीली खाद को ले जाते हैं कि ये मैन पावर कम करने के लिए ये मशीन दी हुई है। फिर मशरूम में केसिंग सॉइल, ये केसिंग सॉइल भी होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसको भी हमें भाप द्वारा उपचारित करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक कमरा साइड में बनाते हैं और उसमें एक मिट्टी डाल के इसको भी भाप द्वारा उपचारित करते हैं। ये कमरा भी हमारे नीचे है, बना हुआ है, जहाँ पर केसिंग मिट्टी की हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी आप वहाँ देख सकते हैं। ये बॉयलर है, ऑटोक्लेव सेम इसी तरह से होता है। ये बॉयलर एक कमरे अलग कमरे में रखा जाता है। इस बॉयलर से पाइप लाते हैं हम पास्चराइजेशन कमरे में, और वहाँ इस बॉयलर से ही सारी भाप आती है और वहाँ पर जो हमने बंकर में खाद रखी है वहाँ पर ट्रीटमेंट होती है, और इसके लिए हमें एक अलग सा कमरा चाहिए होता है। यही ऑटोक्लेव भी इसी तरह से होता है, बिल्कुल सेम, जिसमें हम बीज बनाते हैं। गेहूं के दाने को पहले आधे घंटे उबालते हैं, फिर उसके बाद बॉटल्स में या पैकेट्स में डालते हैं, और फिर ऐसे ऐसे, मतलब प्रेशर कुकर टाइप ही है। प्रेशर कुकर हमारा छोटा है और ये बहुत बड़े साइज का है, फर्क इतना ही। अब ये क्रॉपिंग रूम्स है। क्रॉपिंग रूम्स हमारे हमेशा ऐसे ही होते हैं, एक रूम इस साइड लेते हैं हम, एक इस साइड, फिर अपोजिट, दोनों साइड हम रूम्स बनाते हैं क्रॉपिंग रूम्स। ये भी बिल्कुल साथ में ही होने चाहिए जहाँ हमारा पास्चराइजेशन एरिया है। पास्चराइजेशन एरिया के साथ में स्पॉनिंग एरिया होना चाहिए कि हमने खाद को अगर इस कमरे में यहाँ पास्चराइज किया है, पास्चराइज करके हमने खाद बाहर निकाल दी इस कमरे में, अब इस खाद में हमने इस कमरे में बीज मिलाना है। ये स्पॉनिंग एरिया है, यहाँ हमने बीज मिला दिया। बीज मिलाने के बाद हमें ज़्यादा दूर ना ले जाना पड़े, नेक्स्ट रूम हमारा क्रॉपिंग रूम होना चाहिए कि हमने सीधे क्रॉपिंग रूम में ये ट्रांसफ़र किया है। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग होनी चाहिए मशरूम यूनिट की। ये क्रॉपिंग रूम्स है, नीचे हमारे आप देखोगे इस तरह से ही है क्रॉपिंग रूम्स। ये क्रॉपिंग रूम का व्यू है। ये क्रॉपिंग रूम में बैग्स रखे हैं। ये थोड़ा महंगा प्रोसीजर होता है। देखो हमने बैग्स रखे हैं। अब हरियाणा वालों ने क्या किया था, बांस पे पॉलीथीन डाला, खाद डाली, और बहुत अच्छी क्रॉप आती है उनकी, बहुत बढ़िया क्रॉप आती है, मतलब पूरे ऐसा लगता है बर्फ है लगी, वाइटनेस। ये एयर सर्कुलेशन, ये सब कुछ आप नीचे देख लोगे। रूम्स, एयर हैंडलिंग यूनिट। हाँ, अगर आप बड़ा मशरूम फार्म खोलते हैं तो वहाँ एसी की ज़रूरत होती है, हैंडलिंग यूनिट। अब आपने बहुत बड़ा फार्म खोला है, लाखों रुपए का, आपने क्रॉप लगाई है, तो खराब ना हो जाए तो उसमें एसी की फैसिलिटी भी रखनी पड़ती है, एयर हैंडलिंग यूनिट। आप हमारे नीचे जाओगे यहाँ यूनिट में तो वहाँ एयर हैंडलिंग यूनिट लगा हुआ है, सब कुछ आप वहाँ इजीली देख सकते हो कि ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे। बट मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर अभी लगाने होंगे किसी ने, तो आप लोगों ने किसी ने भी इस मशरूम यूनिट की तरफ नहीं जाना है।
जो ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं अभी डॉक्टर साहब से यही बात कर रही थी कि जब आपने लेक्चर दिया था तो कुछ ऐसा लेक्चर देते कि किसी के समझ में आता कि उन्होंने अगर लगाना भी हो। अब इसको देख के तो अभी कोई भी नहीं लगाएगा या कुछ करेगा। आपके पास एक कमरा होना चाहिए, जो आप करोगे मैं आपके अब वो बता दूँ, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं करना है। क्योंकि अब मैंने इनको बोला नेक्स्ट टाइम से जब लेक्चर दोगे तो हमारे से लिख के ले लेना कि हमने इतनी ट्रेनिंग दी होती है, हमें पता है कि क्या करना है लोगों ने। अब ये लेक्चर इस तरह का दिया है कि देना पड़ा मुझे, अदरवाइज लेक्चर्स बहुत सारे थे, वो लेक्चर आपको देते कि जो आपके काम का भी होता है। एक कमरे की ज़रूरत होती है। वैसे तो किसी भी कमरे में आप मशरूम लगा सकते हैं, कोई भी कमरा हो उसमें मशरूम लगा लो। कमरे का तापमान रखना बहुत ज़रूरी है और कमरे में नमी रखना ज़रूरी है। और अगर आपने कमरा बनाना ही है, ये आपके पास एक कमरा पड़ा है और आप चाहते हैं कि इस कमरे को आपने यूज़ नहीं करना, इसको मशरूम यूनिट में बना देना है, तो उस कमरे में आपको 2 एग्जॉस्ट फैन रखने होंगे। ठीक है, एक दीवार के इस साइड निचली तरफ को रखना है और एक इस साइड ऊपरली तरफ को रखना है। तो एग्जॉस्ट फैन का क्या होता है कि हवा क्या करता है, बाहर और अंदर। तो जो ऊपर वाला फैन है वो उल्टा लगाना है, मतलब अंदर की तरफ वो हवा खींचे। जैसे लगे होते हैं ना फैन, उस तरह से नहीं लगाना, वो पंखे अंदर की तरफ को लगाना कि बाहर की फ्रेश एयर वो अंदर खींचे। और जो निचला फैन है नीचे लगाओगे वो वैसे ही लगाना, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहरी होती है। भारी गैस हमेशा नीचे रहती है, जो लाइट गैस होती है वो ऊपर रहती है। ऑक्सीजन ऊपर होगी तो हमें ऑक्सीजन ऊपर चाहिए और भारी गैस बाहर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए। वो एग्जॉस्ट फैन हमने ऐसे लगाना है कि बाहर जाए गैस। बस ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक बल्ब या ट्यूब कमरे में होना चाहिए। कमरे में खिड़की नहीं होनी चाहिए। बाई चांस खिड़की है तो क्या करना है, उस खिड़की को आपने मोटे मोटे पर्दों से बंद करना है, क्योंकि जहाँ भी आप मशरूम लगाओगे उस कमरे में अंधेरा होना जरूरी है। अब अगर आपके पास कमरा है और खिड़की भी है तब तोड़नी तो नहीं है ना वो, अब क्या कर सकते हो, उसको किसी मोटी चादर से, बोरी से उसे आप ढक दो, वो काम आएगा। सपोज यही है, अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसे काले रंग के पर्दे लगा दे कि लाइट अंदर ना आए। अब जब हम मशरूम लगाएंगे तो मशरूम लगाते वक्त नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नमी कैसे मेंटेन करते हैं हमने यहाँ मशरूम लगा दी है तो हमें फर्श पे पानी फेंकना होगा, इससे कमरा गीला रहेगा। तो अब पर्दों का क्या काम होगा कि पर्दों को भी गीला कर दो, इससे कमरा गीला रहेगा। तो वो फायदा हो जाता है कि आपने वो जगह बंद कर दी। और मशरूम यूनिट में एक दरवाज़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर जाली वाला दरवाज़ा लगाओ साथ में वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब भी आप मशरूम लगाते हैं तो उस कमरे में कम से कम हवा देनी पड़ती है 15-20 दिन के बाद, 1-2 घंटे के लिए। अगर आप कमरा पूरा खुला रखते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है कि मक्खी अंदर चली जाएगी और फिर वहाँ पर बीमारी आ जाती है। तो अगर जाली वाला दरवाज़ा है तो हवा आराम से अंदर जाती है और कोई मक्खी या मच्छर कमरे में अंदर नहीं जाता। तो इस तरह से आप एक कमरा डिज़ाइन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें साइड में छोड़ के। अब वो भी डिज़ाइन नहीं करना है, जो भी कमरा आपके घर में है, कच्चा है, पक्का है, बाथरूम है, किचन है, कोई भी है, आप वहाँ आराम से मशरूम लगा सकते हो। आपने और कुछ इसका पूछना है तो वो पूछ सकते हो कि हाँ हम कैसे हैं, हमारे पास ये जगह है, हम इस जगह को कैसे यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए, तो वो क्वेरी आप पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैम कंपोस्ट कैसे बनाते हैं? कंपोस्ट कैसे बनाते हैं ये लेक्चर मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर एक पूरा लेक्चर है कैसे बनाते हैं। अब आपकी स्पेशल मशरूम की ट्रेनिंग है ये, हाँ जी, तो फिर इसमें लेक्चर पक्का दी। नीचे जाएंगे ना धर्मेश सर जो मिलेंगे, वो कंपोस्ट का पूरा हॉल बना के किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसको स्टोर करते हैं, वो पूरा वही अभी वो डॉक्टर धर्मेश आपको बता देंगे, सब्जेक्ट वही बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो नीचे जाएंगे। जब मशरूम की ही ट्रेनिंग है तो कंपोस्ट तो पक्का लेक्चर होगा कि अच्छा कैसे मैम, बनाना। आपने बताया जो दरवाजा खोलना है 15-20 दिन के अंदर एक बार हवा के लिए, तो वो जो एग्जॉस्ट फैन लगाया है उसमें तो हवा ही आ रही है बेचारी, उसको वो तो हम फ्रेश एयर पर जब एक कंडीशन अभी आपकी मशरूम कल्टीवेशन बताएंगे, जब केसिंग सॉइल हम डाल देते हैं ना, केसिंग सॉइल के डालने के बाद हम कम से कम 5-7 दिन के बाद कमरे में थोड़ी ज़्यादा फ्रेश एयर देते हैं। अब वो एग्जॉस्ट फैन आप हमेशा थोड़ी ऑन रखोगे, वो तो कभी कभी ऑन करोगे। फिर 15-20 दिन के बाद आपको कम से कम 1-2 घंटे फ्रेश एयर देनी पड़ती है कमरों में। अब सपोज का तो कमरा बड़ा है तो एग्जॉस्ट फैन तो काम नहीं करेगा ना, तब उसके लिए जाली वाला दरवाजे की जरूरत पड़ती है कि अगर है तो वहाँ से अच्छी हवा अंदर आ जाती है। वो जो पॉलीथीन की सीट लगाते हैं छेद करके, जैसे ऐसे
पैनल के साथ ऐसे हाँ जी, पॉलीथीन की शीट भी लगाते हैं। मतलब आप ऑप्शनल बता रहे हो कि रखना है एग्जॉस्ट फैन दोनों रखने हैं। हाँ, वो मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी के पास कमरा है और सोच रहे हैं कि मशरूम यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है तो रख सकते हो। किसी के पास वैसे ही कमरा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही उस कमरे में लगा सकते हो। किसी के पास थोड़ा हाफ कंस्ट्रक्टेड मकान है कि हम इसको मशरूम यूनिट में कर देते हैं। तो अंधेरा क्यों होना चाहिए जरा? मशरूम अंधेरे में ही होते हैं जी, इसके लिए लाइट काले पड़ जाएंगे। मैम केसिंग का भी वही बताएंगे नीचे, केसिंग कैसे तैयार करते हैं, केसिंग भी। केसिंग का भी लेक्चर होगा। केसिंग आप नॉर्मल मिट्टी और गोबर, सड़ा हुआ गोबर, वो 2-3 पुराना गोबर जो है, पुराना गोबर उसको इक्वल पार्ट में लेके अच्छी तरह से छान के स्टरलाइज कर ले। एक तरीका ये है, एक पुरानी जो मशरूम की खाद है उसको सड़ा के 2-3 साल पुरानी मिट्टी के साथ मिला लो। वो बहुत सारे तरीके हैं केसिंग सॉइल के, ये आपको अभी डॉक्टर साहब सारा कोकोपीट कुछ की भी बता आती है, देंगे। जैसे कोकोपीट की देते हैं, कोकोपीट वाली केसिंग। कोकोपीट वाली हमारे बनाते हैं, ये नीचे बता देंगे अभी आपको। नारियल की। नारियल का कोकोपीट यूज करते हैं हाँ हम। जी। वो आपको सारा का जो है जैसे गुच्छी वगैरह का सुना कि यहाँ आपकी वो भी तैयार कर रहे हैं, क्या ऐसा है कोई आपका यूनिट चल रहा है यहाँ पे? हमारे तो नहीं कर रहे हैं, पर यहीं यहाँ सोलन में डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम है ना चंबा घाट में, हाँ। DMR। वहाँ पर उन्होंने DMR मैंने पेपर में पढ़ा था हाँ कि जी। भाई अब जो घरों में सब लोग कर सकते हैं, खेतों में बना लगा सकते हैं उसको। ऐसा है? इतना लैग तो पता नहीं कब, पर ये है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे गुच्छी लगाई है। लगाई है हाँ। और वो ने पेपर में दिया था कि हाँ, अब अमर हम- उजाला में मैंने भी पढ़ा था। अब उसको सब जगह हम कहते हैं हर हाँ, किसान को। बिल्कुल। आज जिन साइंटिस्ट ने लगाई है वो अभी तक मेरे साथ ही थे। ये आए थे अभी? डॉक्टर अनिल राव एक वहाँ से आए थे DMR से, जिन्होंने इस पे काम किया, वो अभी हमारे साथ तो ही नहीं, थे। मैं उसके लिए थोड़ा जानना चाहता था कि मैं स्पेशली इसीलिए आया हूँ कि वो हमारे को भी नहीं बताते जी वो तरीका, हम भी पूछते तो हमें भी नहीं बताते लगाने का। उन्होंने क्यों गुच्छी बड़ी कॉस्टली है, 50,000 रुपये किलो है या 60,000? अच्छा, मशरूम के costly है। झंझट में क्यों पड़ना है ना। costly। है? बिल्कुल। ये दो अगर आप गुच्छी और यही बात अभी हो रही थी, गुच्छी और ढींगरी को देखें तो ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू, ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ढींगरी में है, गुच्छी में नहीं है। ढींगे तो आपकी मिलती बिकती ड्राई 500 रुपये किलो या मैं वही 800 कह रुपये रही किलो हूँ, वो ये लोगों का वो जुनून है ना। आप ये देखो कि मेडिसिनल वैल्यू भी ढींगरी में ज्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा है, गुच्छी में नहीं है। और गुच्छी आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपए किलो मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो मिलती नहीं है, उसका रेट ये है, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं है। खाई है ना आपने, टेस्ट अच्छा है, बहुत ढींगरी का टेस्ट उससे अच्छा है। ढींगे मैंने खुद पैदा की है। मैं वही कह रही खुद हूँ। बनाता हूँ, बैग भी खुद बनाता हूँ, नहीं, लगाता वो हूँ, मैं कह रही हूँ। पैदावार भी फिर करता आपको हूँ। पता होना चाहिए कि ढींगरी का टेस्ट गुच्छी से अच्छा है। टेस्ट ठीक है, लेकिन मार्केटिंग नहीं हो रही है। टेस्ट भी अच्छा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है, मेडिसिनल वैल्यू भी अच्छी है। लोग पर ये है जो चीज नहीं मिलती है ना, वो चीज महंगी होती है। हाँ। नहीं, लोग पसंद नहीं करते इसको किसको? ज्यादा ढींगरी को। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। आप करते हो, लेकिन वहाँ हमारे मैंने तैयार की थी। आपके हमीरपुर में जब मैं थी ना, तो वहाँ पर जहाँ मैं रहती थी वहीं मुझे गुच्छी मिली थी, मेरे रूम के साथ ही गुच्छी लगी हुई आपके हमीरपुर में। अपने आप ही तैयार थी। कुछ तो मेरे को मिली वैसे जैसे लगी हमारे हुई थी बाहर ग्राउंड में। आरा मैंने नहीं आरा मशीन होती है ना हमारी ना, उसके वहाँ पैदा हुई 20-25 मेरे को मिली वहाँ पे। और मशीन जाना उसमें बढ़िया देवदार का पूरा होता है। मैं तो क्या रहती थी ना, आधा मशीन थी ना कुछ थी, वहीं पर रहती थी ग्राउंड में। लेकिन वहाँ हमारा बिले था बंद रुफाड़ी आपने हैं जी? रुफाड़ी हाँ, खाड़ी पर रिसर्च करने के लिए यहाँ आए। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, बीज हम भी बना रहे हैं। जो लग जाएगा तो उस दिन हम भी अखबार में देंगे। अभी हमारे नहीं लगा है, तो जिस दिन हम लगा देंगे तो हम भी अखबार में देंगे। तो जब अपने आप ही पैदा हो गई नेरी में। हाँ, मेरी में DAV स्कूल है जो सलासी है, सलासी में लगी थी। तो वहाँ मशीन है, वहाँ आ रहा नहीं हाँ, देखिए, हो सकता है। और का पूरा पड़ा हुआ देवदार का। पूरा तो हम इतना ला दें, पूरे पे ही लगा दें, यहाँ तो लगती नहीं। लगा के नहीं लगती अपने आप नहीं, ही। तो यहाँ पहाड़ों में क्यों होती है, हमारे क्यों नहीं होती? क्या कहाँ नहीं होती ना, होती हमारे हमीरपुर में है जी, आपके हमीरपुर का ही बोलती हूँ। जितनी लार्ज स्केल में यहाँ होती क्वांटलों के साथ, वहाँ हमारे को कभी मिली नहीं इतनी ज़्यादा। वो क्लाइमेटिक है, वही तो रिसर्च हो रही है। ऐसी बात नहीं है, आपके वहाँ भी होती है, वो अलग वैरायटी होती है, उसका कॉस्ट कम होता है। वो आपके वहाँ मिलती है अगस्त सितंबर में होती है,
नहीं वो तो मान लिया बारिश हाँ, बाकी जगह मार्च अप्रैल मई में मिल जाती वो पहाड़ों में ज़्यादा इतना की रोटी है किन्नौर गुच्छी भी में एक मशरूम ही है मैम, हाँ जी वो भी एक मशरूम ही है। मशरूम की वैरायटी है। डॉक्टर साहब ये लेक्चर इन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि ये नीचे ही होना था, तो नेक्स्ट टाइम से मैं लेक्चर थोड़ा रिवाइज कर देंगे।